नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो 71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है, भूभाग है यानी जमीन है, तो वह हो जाएगा 29%। 29% क्या है? जमीन यानी मिट्टी, स्थल, स्थल या भूभाग कहिए। 29% है और 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश यानी जिस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और तटीय भाग की लंबाई में है गुजरात सबसे बड़ा राज्य। और पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बना है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से चारों प्रश्नों के उत्तर का समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और तटीय भाग की लंबाई से सबसे बड़ा राज्य गुजरात, और सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में बना है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों, यह प्रश्न भी हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नहीं होगा, यह प्रश्न 2 बार आ गया है, टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चिरापुंजी, ऑप्शन डी मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर। ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियार नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो नहर होता है दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा नदी। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा का होता है गोदावरी को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे कम राज्य है जनसंख्या के दृष्टि में सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। और नागालैंड जो है कि यहाँ अंग्रेजी राजकीय भाषा अंग्रेजी है नागालैंड में। मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और विश्व का जो संशोधन क्या होता है वह भी लखनऊ में होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 सही, 1854। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1972। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है, मुंबई। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है
और नेपा नगर किस लिए विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकवारी कागज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो नेपा नगर प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है तो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है नेपा नगर। नेपा नगर अकवारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी संगमरमर को। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास को। भारत के प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहां पर पूछा गया आपको कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेके हिक्की, जेके हिक्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, जेके हिक्की। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 8 क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 जोन में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी धातु उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर डी सही है, अहिंसा दिवस। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई का जो हस्ताक्षर होता है वह होता है बड़े बड़े नोट पर, यानी 1 रुपए से जितना भी अधिक कागजी मुद्रा हो उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर होता है वित्त सचिव का, वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो भारत में जो है कि पैसा कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और यह बड़े बड़े नोटों पर इसका जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नाम, 7 टापुओं के शहर, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। मद्रास यानी चेन्नई को कहा जाता है दोस्त।
सात टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को कहा जाता है सात टापुओं के शहर। अगला प्रश्न देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। और बिहार जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार भारत के सबसे कम आय वाला राज्य है। असम, जहां दार्जिलिंग चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, असम यानी दार्जिलिंग में। तो आप सभी समझ गए हैं कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी जी कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन ई विरलोंग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसमें आया था? तो कृषि में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कब आया था? 1967-68 के बीच। प्रश्न है सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों सार्क में जो आसपास का सहयोगी एक दूसरे के आसपास का जो भी देश है सहयोगी देश बना गया है और उसमें 8 देश है। 8 देश मिलकर के सार्क की स्थापना किया है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जिसमें से कि भारत भी पहले से है। म्यांमार भी शायद है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जाता है, आगे मिलेगा। तो सार्क की स्थापना किया गया था 8 देश मिलकर के 1985 में। ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, काठमांडू में है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को याद आ गया 1498 पढ़ के कि भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में भारत पुर्तगाली आया था। 1921 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था। 1921 में जो है कि भारतीय जनगणना जनकीय विभाजन हुआ था 1921 में। और 1900 में क्या हुआ था? आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन 1942 याद रखिएगा। और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 4 नवंबर।
तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन गो यानी सी जापान, ऑप्शन घो यानी डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर खो सही है, जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर को सही है, फ्रांस, फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन, चीन में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर खो सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी वनीय मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंबा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास, ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी में फसल उपजाऊ होता है, खेती होता है? तो वाजिब सी बात है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मृदा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है
लाल, ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा आता है, लाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, यानी मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, यानी सबसे ज्यादा मृदा का विस्तार कहां है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, भारत में चारागाह यानी कि चारा पशुओं को चारा खिलाने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो चक्रीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। बृहद क्षेत्र यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम्बरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, तो भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया, मानव योग्यता है तो मानव है, इनमें से कोई नहीं, तो भूमि जो है प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वन तो प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां भी प्राकृतिक हो जाएगा, खनिज भी प्राकृतिक हो जाएगा, नगर जो है मानव के द्वारा बसाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है
जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा। ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? थियोरियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर मिलता है थियोरियम बालू के रूप में। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तो तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, बरौनी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में भारत के राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। प्रश्न था भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्लेट सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, इसलिए वहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है राजस्थान में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन खो सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहां का दार्शनिक था? रूसो कहां का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है।
ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर ख सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानुकू कहां के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जो भी जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। अगर 1922 मिलता ऑप्शन में तो लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ?
13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में, बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। तो पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा यानी कि स्वयं अपने आप हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपने आप हो सकता है, जिसमें कि मानव का कोई हाथ ना हो, मानव का संभव ही ना हो कि वैसा कम कर सके, वैसे घटना को प्राकृतिक घटना कहेंगे या प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। भूकंप जो है कि प्राकृतिक है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन में आग लगना, ये मानव के द्वारा हो सकता है, बम विस्फोट ये भी मानव के द्वारा हो सकता है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन भूकंप नहीं होगा इस मानव के द्वारा, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो महामारी जो है कि आतंकवाद मानव के द्वारा हो सकता है, दंगा भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन महामारी जो है कि बहुत बड़ा जैसे कोरोना, तो ये जैसे कि प्राकृतिक से रिलेटिव आ जाता है, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहा है कि प्रश्न निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी क्या है? प्राकृतिक है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव जनित आपका आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, जो दंगा होता है जात में, यानी कि हिंदू या मुस्लिम ईसाई इस तरह से जो होते रहता है अलग धर्म में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ गए कि आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी क्या है? प्राकृतिक है। तो यहाँ पूछा क्या गया था प्रश्न में? मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है आतंकवाद, सुनामी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो फिर से पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं होगा? रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, यह मानव जनित है। ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुखाड़, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी गरीबी।
तो सुखाड़ भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गरीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी दिया गया है आतंकवाद, ऑप्शन सी दिया गया है रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है। मानव जनित आपदा ही सब दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार पूछा क्या मानव जनित आपदा है, तो इनमें सभ्य मानव जनित आपदा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद दोनों आ गया, तो ये तीनों भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे कोरोना जैसे हल्ला हुआ था कि चीन के वायरस को मतलब वैज्ञानिक ने बना करके छोड़ दिया था, तो वैसे ही ये आ जाता है, लेकिन ये आ जाएगा प्राकृतिक में। लेकिन जब यहाँ दो प्रश्न का दो ऑप्शन मिल रहा है, तो तीसरा भी साथ में लेके साथ ले जाना है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी मानव जनित ही आपदा है। सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित ही आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनित आपदा है, तो इसमें मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद है, साफ दिखाई दे रहा है। बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ये एक कंपनी था और कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो किसी न किसी मशीन तो उसमें किसी न किसी मतलब जो है कि मानव के द्वारा ही गलती हुआ था, तो इसलिए आ जाएगा क्या? और मानव ने ही मशीन फैक्ट्री कारखाना बैठाया था, तो मानव के द्वारा हो जाएगा, यानी मानव जनित आपदा था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मानव जनित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75% कम होगा वर्षा, तो उसे सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छे, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, आंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये काम्बोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चीन देश सम्मिलित नहीं था, वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन नहीं था। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, और आपको यही प्रश्न बिल्कुल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभी तुरंत देखे हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? आंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु। ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए, सामाजिक विज्ञान का। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही, 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ?
तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1915। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है हिमालय को, अरावली को, एंडीज पर्वतमाला को या एटलस पर्वत को। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली। यह पर्वत जो है ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमालय। इस प्रश्न का उत्तर हिमालय है। हिमालय को नवीन पर्वत माना जाता है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेपा था? प्रश्न है भारत के किस राज्य का नाम नेपा था? ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वैसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या मंगल? अगर आप पहले इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह अधिक गर्म और चमकीला है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापयानी उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। आप जान रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और सभी के पास कुछ न कुछ उपग्रह जरूर है। तो वैसा ग्रह इसमें वह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच में स्थित है? शनि एवं अरुण के बीच, पृथ्वी एवं शुक्र के बीच, बृहस्पति एवं शुक्र के बीच या तो फिर बृहस्पति एवं मंगल के बीच? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति एवं मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? प्रश्न है भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? यानी सुबह जो आप सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है, और शाम को जो सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है? तो वह तारा हो जाएगा दोस्तों शुक्र। इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा गैनीमेड। यह जो है कि बृहस्पति का उपग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। यह ग्रह है मंगल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते होंगे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न, सी ऑफ ट्रिग्विलिटी कहां पर स्थित है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर या तो चंद्रमा पर? तो इस प्रश्न का अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है कब से मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1921 को। यह महाविभाजन वर्ष वह वर्ष है कि इस वर्ष जो है कि भारत में जनगणना के समय जाति में महाविभाजक वर्ष हुआ था।
प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी का उल्टा चक्कर लगाने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो है पृथ्वी का उल्टा चक्र लगाता है। प्रश्न है भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों कहलाता है डेमोग्राफी। पोमोलॉजी जानते हैं आप, फलों का अध्ययन है। डेंट्रोलॉजी जानते हैं आप, झाड़ियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। आप सभी यह मत सोचिएगा कि कार्बन C14 है, क्योंकि यह कार्बन C14 जो है दोस्तों यह पृथ्वी के अंदर खोदाई के समय जो पदार्थ मिलते हैं उस वस्तु का कितने वर्ष हो चुका है, यानी वह कितना पुराना है, उसे ज्ञात करने के लिए कार्बन C14 यानी C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। यह प्रश्न तो सभी जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह उपग्रह आर्यभट्ट जो है कि 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया था। प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1192 में हुआ था, और यह पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पहला और यह दूसरा है। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत हौला प्रश्न है। नहीं दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट है आपका, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको जाना पहचाना प्रश्न ही आएंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, भारी से भी भारी सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1939 से 1945 तक। प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 1931 ईस्वी को, 1931 में हुआ था। प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। प्रश्न है तस्कन समझौता कब हुआ था? प्रश्न है तस्कन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों तस्कन समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में। प्रश्न है चीनी क्रांति कब हुई थी?
चीनी क्रांति कब हुई थी? 1905 में, 1921 में, 1911 में या 1924 में? तो चीनी क्रांति हुआ था दोस्तों 1911 में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरी गागरिन। यह पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला। तेजस क्या है? प्रश्न है तेजस क्या है? अभी एक ट्रेन चला है लखनऊ से दिल्ली, वह नहीं, तेजस एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान है। विक्रम शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रश्न है विक्रम शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर प्रथम मानव भेजा था। तो अगला प्रश्न दोस्तों है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेनिस डिटो। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1920 में, 1924 में या 1922 में? असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुनीता विलियम्स।